हाय। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम जो हमारे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के अंदर जो हमारे ग्रामर के क्वेश्चन आए थे उसको हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो कि हमारे सीएपीएफ 2024 के अंदर ग्रामर के अंदर पूछे गए थे। तो इसके पहले हमने 2025 के लिए जो हमारे ग्रामर के क्वेश्चन हैं उनको करा था। अगर उसकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। बट अभी के लिए हम बात करते हैं 2024 यानी कि 2024 की। और 2024 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, उनको अभी हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो 2024 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, उस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर आप सभी को पता है कि हमारे सीएपीएफ में हर साल इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली हमें रीराइट करना होता है हमारे सेंटेंसेस को, और बिल्कुल उसी तरीके से लिखना होता है जिस तरीके से उसमें क्या होता है, हमें डायरेक्ट किया जाता है, यानी कि निर्देश दिया गया होता है। अगर हम पहले क्वेश्चन में देखें तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, चेंज द वॉइस। अब देखो, कल की ही वीडियो में, कल की ही क्लास में मैंने क्या बताया था कि वॉइस के अंदर तीन चीज़ें, यानी कि अगर मैं बात करूँ वॉइस के अंदर तीन चीज़ें क्या नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती। वो तीन चीज़ें क्या थी, एक था हमारा टाइम, दूसरा हमारा क्या था, टेंस, और तीसरा हमारा क्या था, प्लेस। तो टाइम, टेंस एंड प्लेस ये कभी भी चेंज नहीं होते, तो इसके अंदर भी कभी भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। उसके अलावा हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करते हैं, ये भी आपको पता है। इसके अलावा क्या बताया था मैंने कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे या एक्टिव वॉइस बनाएंगे, तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए करते क्या है, हम एक्सुलरी वर्ब का यूज़ करते हैं, और एक्सुलरी वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एंड इसके अलावा एक चीज़ आप और जानना, आप पहचानोगे कैसे कि कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। तो जिस भी सेंटेंस में जो ग्रामर के रूल हैं, यानी कि सेंटेंस के रूल हैं, जैसे कि क्या हो गया कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट हो गया। ग्रामर क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो जिस भी सेंटेंस में ये रूल फॉलो होगा वो एक्टिव होगा, जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा वो पैसिव होगा। अब देखो, हमारे पास जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, लेट द डोर बी शट। मतलब कि यहाँ पर जो आपको सेंटेंस दिया गया है वो किस टाइप का है, तो ऑप्टेटिव है। कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर बेसिकली आपको ये पता लग रहा है कि इसके अंदर आपसे ऑर्डर वगैरह की बात हो रही है। अब देखो, मैं आपको कैसे बता दिया कि यहाँ पर ऑर्डर की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं तीन चीज़ें लिख रहा हूँ जो कि आप भी अपने कॉपी पर नोट कर लेना। क्या होता है कि जब भी लेट के साथ शुरू होने वाले सेंटेंसेस में, मैं आपको तीन चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि जब भी कोई सेंटेंस जो कि लेट से शुरू होता है, तो लेट के बाद अगर लेट मी लिखा हुआ है, तो लेट मी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप रिक्वेस्ट की बात करोगे। लेकिन अगर मैं लेट के साथ क्या जोड़ दूँ, अस जोड़ दूँ, अगर मैं लेट के साथ अस जोड़ दूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर सजेशन की बात करते हो। आप किस चीज़ की बात करते हो, आप यहाँ पर सजेशन की बात करते हो। वहीं पर अगर मैं लेट के साथ, ठीक है, लेट के साथ मी एंड अस को छोड़ के चाहे तो कुछ भी लिख दो, ठीक है, एनीथिंग एक्सेप्ट मी एंड अस, ठीक है, अगर मैं ये लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो, लेट के बाद क्या मी लिखा हुआ है, बोलोगे नहीं। लेट के बाद क्या अस लिखा हुआ है, नहीं। लेट के बाद एनीथिंग है, मतलब कि यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि ऑर्डर दिया गया है, मतलब कि ऑर्डर की बात करी गई है। तो जब ऑर्डर की बात करी गई है तो हम यहाँ पर सेंटेंस क्या बना सकते हैं, हम यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं, हालांकि ये पैसिव है। तो जब हम इसे एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शट द डोर। क्या हो जाएगा, शट द डोर। देखो, मैं आपको रूल नहीं बताता क्योंकि ये रूल की क्लास तो है नहीं, ठीक है ना। तो रूल देखने के लिए आप पढ़ सकते हो। बेसिकली ये प्रैक्टिस क्लास है जहाँ पर हम पीवाईक्यू को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ताकि हमारे एग्जाम के लिए हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अब हम बात करते हैं हमारे सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। देखो, हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है चेंज द डायरेक्ट स्पीच। अब देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ना ये इनडायरेक्ट में दे रखा है और हमें कह रहा है कि इसको डायरेक्ट के अंदर चेंज करो। अब देखो, कल जब मैंने क्लास ली थी तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि जब भी आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, मतलब यहाँ पर आपका टेंस भी चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो आपका प्लेस होगा, ठीक है ना, प्लेस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
यानी कि यहाँ पर तीनों ही चीज़ें चेंज होंगी। इसके अलावा मैंने कल एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पर टोल्ड जो है वो कल वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, ये सेड टू के जगह पे आता है। किसके जगह पर आता है, तो सेड टू के जगह पे आता है। तो जब हम इसे डायरेक्ट को, अब हम इसको इनडायरेक्ट को अगर डायरेक्ट में चेंज करें तो हम यहाँ पर क्या सेंटेंस बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं कि ही सेड, हम क्या सा बना सकते हैं, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी। अब ये जो दैट आता है वो किसके जगह पर आता है, कमा और डबल इन्वर्टेड कमा के बाद इसकी जगह पे दैट आता है, तो दैट को हटाने के लिए हमने ये यूज़ कर लिया। इसके अलावा क्या यूज़ करेंगे हम, ही जो है वो आई में चेंज हो जाएगा और ये सेंटेंस बन जाएगा कि आई डिड नॉट, ठीक है, आई डिड नॉट गो। अब यहाँ पर क्या है, देयर लिखा हुआ है, तो देयर को हम क्या करेंगे, मैंने बताया ना प्लेस को भी चेंज करना होता है, तो देयर का क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फुल स्टॉप और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा। यानी कि इस सेंटेंस का जो डायरेक्ट स्पीच होगा वो कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीदर और नॉर का यूज़ करके आपको इस सेंटेंस को रीराइट करना है। अब देखो, नीदर और नॉर को जब भी आप यूज़ करते हो तो यहाँ पर एक रूल आता है, वो रूल मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। किसी और भी जो हमारे पेयर होते हैं उनके लिए भी ये रूल हमेशा एक तरीके से बोल सकते हो एप्लीकेबल होगा। अगर मैं बात करूं और भी रूल, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं देखा ज़रूर होगा, एक मिनट रुकना, अगर मैं बताऊं जैसे कि आपने देखा होगा क्या, कि हम कई बार ईदर के साथ क्या करते हैं, हम ईदर और यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ईदर के साथ और यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, नीदर के साथ, ठीक है, नीदर के साथ हम नॉर यूज़ करते हैं। नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ हम क्या करते हैं, बट ऑल्सो यूज़ करते हैं। अब देखो, ये जितने भी पेयरिंग वाले वर्ड होते हैं ना, इनकी खासियत ये होती है कि अगर ईदर के बाद, यहाँ पर खासियत क्या होती है, यहाँ पर जो खासियत होती है वो मैं बताता हूँ। अगर ईदर के बाद आपने क्या किया है, सब्जेक्ट यूज़ किया है, ईदर के बाद अगर आपने कोई वर्ब यूज़ किया है तो और के बाद भी क्या आएगा, सेम वर्ब ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ईदर के पहले अगर आपने मान लो नाउन यूज़ कर लिया तो और के बाद आप क्या करोगे, वर्ब यूज़ कर लोगे, ऐसा नहीं है। ईदर के बाद जो सेंटेंस आएगा, जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, और के बाद भी वही पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। मान लो नीदर, नीदर के बाद आपने सब्जेक्ट यूज़ किया, ठीक है, या नाउन यूज़ किया, तो नॉर के बाद भी क्या आएगा, नाउन ही आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वर्ब आ जाएगा। तो यही रूल है, अगर ये रूल आपको आता है तो ये सेंटेंस बिल्कुल बन जाएगा और ये क्लियर हो जाएगा सेंटेंस। तो अभी इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, हमें नीदर और नॉर का यूज़ करके सेंटेंस को रीराइट करना है। तो हम कैसे बना सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ही, ठीक है, एक मिनट रुक जाना, हम इसे लिख सकते हैं कि ही हैड नीदर, ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं, ही हैड नीदर। अब देखो, नीदर के बाद ना मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, नीदर के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रीड। रीड क्या है, वर्ब है, ठीक है, रीड क्या है, वर्ब है। तो अब जो और आएगा ना तो उसके आगे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्ब ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ही हैड नीडर रीड द बुक, ठीक है ना, रीड द बुक, नॉर, और फिर यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा सीन, और फिर ये हो जाएगा इट। अब ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया, जहाँ पर हमने नीदर और नॉर का यूज़ करके देख लिया। मैंने क्या बताया था, नीदर के बाद अगर वर्ब यूज़ होगा तो आपको नॉर के बाद भी सेम वर्ब ही यूज़ करना है। तो इस तरीके से अगर ये रूल आपको पता है तो आप इस सेंटेंस को भी सही बना सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है हमसे कि हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। हमें यहाँ पर जो डू है ना उसका करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। कल ही मैंने बताया था, देख रहे हो 2025 का अगर आपने देखा होगा पेपर और अब आप 2024 का देख रहे हो, कितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। कल ही हमने फॉरेन सीन्स वाला कंसेप्ट पढ़ा था, वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जब भी फॉरेन सीन्स आते हैं इसका मतलब कि हमें परफेक्ट, ठीक है, हमें क्या करना होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करना पड़ता है। किसका यूज़ करना पड़ता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो सकते हैं, यहाँ पर आपके
प्रेजेंट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, प्रेजेंट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर आप पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर करेक्ट वर्ब पूछा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कल मैंने पास्ट पे बनाया था, तो आज मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट पे बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि परफेक्ट में मैंने आपको बताया कि दोनों का ही परफेक्ट यूज हो सकता है, प्रेजेंट का भी और पास्ट का भी। तो कल हमने पास्ट पे देख लिया था, तो आज हम प्रेजेंट पे देखते हैं। तो प्रेजेंट पे जब हम देखेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ही, और ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज़ या हैव। तो बोलोगे सर हैज़ आएगा, और परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ के बाद आएगा बिन, और वर्ब में क्या आती है, आईएनजी, तो हो जाएगा डूइंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया कि ही हैज़ बिन डूइंग इट, ठीक है। कब से, तो आप बोल सकते हो फॉर द लास्ट 2 डेज, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 डेज। अगर ये आपने लिखा है या इस तरीके से अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ पे करना क्या होगा आपको, कि यहाँ पर जो आपने भरा है इसके लिए आपको एक डॉटेड लाइन करके दिखानी होगी, जो कि एग्जामिनर को ये बताएगी कि आपने यहाँ पर ये चीज़ फिल करी है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि चेंज इनटू द नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। कह रहा है कि इसको नेगेटिव में क्या करो, चेंज करो, और बिना इसके मीनिंग को चेंज करे हुए, ठीक है। अब देखो नेगेटिव में मैं चेंज करता हूँ बिना इसके मीनिंग को चेंज करे हुए, तो आपको पता लग जाएगा कि सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। चलो इसको नेगेटिव में अगर मैं चेंज करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखो सेंटेंस क्या कह रहा है कि हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, मतलब उसका भाई ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो सीधा सा क्या मतलब क्या हो गया, कि वह अपने भाई के जितना इंटेलिजेंट नहीं है, यही है तो इसका नेगेटिव, यही इसका नेगेटिव है, यही हमें लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ही इज़, हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ही इज़ नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो ही इज़ नॉट एज इंटेलिजेंट, ठीक है ना, एज इंटेलिजेंट, ठीक है ना, इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, ठीक है, एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, इसके अंदर कोई भी गलती अब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नेगेटिव में चेंज कर सकते थे। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ही इज सिटिंग द शेड ऑफ अ ट्री। अच्छा यहाँ पर क्या कह रहा है, करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज़ करने को बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ प्रेपोजिशन बताता हूँ जो कि पेड़ के साथ हम जनरली यूज़ करते हैं, और ये मैं आपको कहाँ पर बता दूँ, तो चलो मैं इसको साइड में बताता हूँ, शायद साइड में मैं लिख पाऊँ, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो अब यहाँ पर जब भी आप पेड़ में बैठते हो तो यहाँ पर क्या आता है, कई बार हम इन द ट्री का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कई बार हम इन द ट्री का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई बार हम ऑन द ट्री का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑन द ट्री का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कई बार हम अंडर द ट्री का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कई बार हम अंडर द ट्री का भी यूज़ करते हैं। और क्या होता है, कई बार हम फ्रॉम द ट्री का भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कई बार हम फ्रॉम द ट्री का भी यूज़ करते हैं। अब देखो ये जो प्रेपोजिशन है ना, इनका मैं मतलब बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि प्रेपोजिशन हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मान लो कोई पर्सन, ठीक है, जैसे कि बंदर, और बंदर को छोड़ दो, जैसे कि मान लो सेब है, ठीक है, सेब का पेड़ है, और सेब क्या होगा, पेड़ से अगर टूट के गिरेगा तो वो क्या होगा, फेल फ्रॉम द ट्री। तो जब कोई चीज़ पेड़ से अलग हो रही है, जहाँ पर सेपरेशन हो रहा होता है, उस कंडीशन में आप क्या यूज़ करते हो, आप प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज़ करते हो, ठीक है। जब आप पेड़ की छांव में होते हो तो आप क्या करते हो, इन द ट्री का यूज़ करते हो। स्पेसिफिकली आप ध्यान रखना कि जब भी आप पेड़ की छांव में होगे तो आप इन द ट्री का यूज़ करोगे। जब आप पेड़ के नीचे बैठे होगे, ठीक है, नॉट इन द शेड, बट बिल्कुल आप पेड़ के पास बैठे हो, पेड़ से चिपक के बैठे हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, तो उसको हम बोलते हैं अंडर द ट्री, ठीक है, अंडर द ट्री। देखो यहाँ पर अगर मैं पेड़ ड्रॉ करूँ, ठीक है, ऑल द मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी है जितनी कि आप समझ सको, बट ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है कि समझ सको, फिर भी मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेड़ है। अब देखो पेड़ का छांव यहाँ पर भी आ सकता है, पेड़ का छांव यहाँ पर भी आ सकता है। तो अगर आप छांव में बैठे हो, शेड में बैठे हो, तो आप इन द शेड हो। लेकिन अगर पेड़ के नीचे यहाँ पर अगर आप बैठे हो, इसका मतलब आप कहाँ पर हो, आप हो अंडर द ट्री, ठीक है ना। बस यही समझने वाला यहाँ पर कंसेप्ट था। अब हमारा आता है ऑन द ट्री। ऑन द ट्री का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि क्या होता है,
मंकी यानी कि बंदर, बंदर कहाँ होता है, पेड़ के ऊपर होता है, तो ऑन द ट्री मतलब पेड़ पर, तो वहाँ पर आप ऑन द ट्री, अगर ये मंकी के लिए होता तो ऑन यूज़ करते। तो ये कुछ प्रेपोजिशन है जो आप ध्यान में रखोगे। इन प्रेपोजिशन जब आप पेड़ के छाँव में हो, जब आप पेड़ के नीचे हो तो अंडर द ट्री, जब आप पेड़ पर हो तो ऑन द ट्री, जब आप बेसिकली पेड़ से अलग हो रहे हो, पेड़ से कोई चीज़ अलग हो रही है तो वहाँ पर फ्रॉम द ट्री का यूज़ करोगे। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें प्रेपोजिशन यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं क्या, कि ही इज सिटिंग, ठीक है, ही इज सिटिंग, और फिर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इन प्रेपोजिशन, और फिर हम लिख सकते हैं क्या, द शेड ऑफ अ ट्री, क्या लिख सकते हैं, द शेड ऑफ अ ट्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। एंड अगेन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो आपने भरा है उसके नीचे आप एक डॉटेड लाइन लिखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग द इनफ। इनफ को यूज़ करके क्या करना है, सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है, ठीक है ना। अब देखो यूज़ अगर हम करें इनफ को और सेंटेंस को कंबाइन करें तो हम कैसे कर सकते हैं। सेंटेंस है कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही कैन डिफीट हिज एनिमी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वो एनिमीज़ को क्या कर सकता है, हरा सकता है। अब यहाँ पर बहुत आसान सा सेंटेंस है, इसको कोई भी बना सकता है, इसके लिए कोई रूल वूल समझने की नीड नहीं है। आपने इस तरीके के जर्नल सेंटेंसेस को आप कई बार पढ़े भी होंगे न्यूज़पेपर में या स्टोरी बुक के अंदर। तो वहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो ना ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ, तो वही बस आपको लिख देना है, ही इज स्ट्रॉन्ग, और फिर यहाँ पर क्या लिखोगे आप लिखोगे इनफ, ठीक है, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ। इसके अलावा अब क्या करोगे आप, यहाँ पर लिखोगे टू डिफीट, ठीक है, टू डिफीट हिज एनिमी, ठीक है, टू डिफीट हिज एनिमीज। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका ये जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और आपको इस सेंटेंस के लिए जो फुल मार्क्स है वो मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूजिंग द करेक्ट प्रेपोजिशन। कह रहा है कि करेक्ट प्रेपोजिशन का यूज़ करके क्या करना है, आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। अगेन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताना चाहूँगा जो कि आपको आगे कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। अब देखो यहाँ पर ना जंप के साथ कई सारे प्रेपोजिशन यूज होते हैं। पहला मैं प्रेपोजिशन जिसको बताता हूँ वो होता है इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ अंदर से बाहर आती है, ठीक है, जब कोई चीज़ अंदर से बाहर आती है तो उस टाइम पर आप क्या करते हो, इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ करते हो। तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ ताकि आप समझ जाना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप अंदर से क्या करोगे, बाहर आओगे, ठीक है, अंदर से बाहर आओगे तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनटू प्रेपोजिशन का यूज़ करना है, ठीक है। एक हमारा होता है आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ, सॉरी मैंने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको हम करेक्ट कर लेंगे। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, अंदर से बाहर आना, ठीक है ना। इस आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, अंदर से बाहर आना, ठीक है, जस्ट वेट करना। आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, अंदर से बाहर आना, और इनटू का मतलब होता है बाहर से अंदर जाना, ठीक है, क्या होना, बाहर से अंदर जाना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा हो गया था उल्टा, तो इसको ध्यान रखना। बाहर से जब आप अंदर जाओगे तो इनटू, अंदर से जब बाहर आओगे तो आउट ऑफ, यानी कि अंदर से बाहर आ रहे हो, ठीक है। चलो इसके अलावा आपको मैं बता दूं, एक हमारा होता है ओवर, एक हमारा प्रेपोजिशन होता है जंप के साथ जो यूज़ होता है वो होता है ओवर। ओवर का मतलब होता है किसी के ऊपर से, मतलब कि किसी के ऊपर, ऊपर कैसे लिखते हैं, एक मिनट रुकना, ऊपर पता नहीं कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको समझ रहे हैं ना कि किसी के आप एबव जा रहे हो, किसी से ऊपर जा रहे हो तो उसको बोलते हैं एबव। फिर हमारा आता है जंप अक्रॉस। अक्रॉस प्रेपोजिशन कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब आप किसी को क्रॉस करते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर एक लाइन है, एक पटरी है, एक रोड है, ठीक है, इस रोड को जब आप क्रॉस करोगे इसका मतलब आपने क्या कर दिया, उसे पार कर दिया, तो वहाँ पर आप अक्रॉस प्रेपोजिशन का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा, एक प्रेपोजिशन और होती है जिसको हम बोलते हैं फेल ऑफ या फिर ऑफ, ओ डबल एफ वाला, ठीक है ना। तो ओ डबल एफ वाला जो प्रेपोजिशन है इसको भी ध्यान रखना। ये जो हमारा प्रेपोजिशन है ना, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है सेपरेट होना। जैसे कि मान लो आप छत पे हो और छत से जब नीचे गिर जाओगे तो वहाँ पर क्या लिखोगे कि फेल ऑफ सीलिंग, मतलब कि जब आप छत से नीचे गिरोगे तो वहाँ पर फेल ऑफ आ जाएगा। तो ऑफ क्या करता है, सेपरेशन को दिखाता है,
ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, कह रहा है कि द कैट जम्प्ड द फेंस। अब देखो जम्प्ड द फेंस, हो सकता है कि कैट जो है वो क्या कर गई हो, दीवार के ऊपर जंप कर गई हो, दीवार के ऊपर चढ़ गई हो। तो आप यहाँ पर ओवर प्रेपोजिशन का भी यूज़ कर सकते हो। देखो आने को यहाँ पर कई सारे प्रेपोजिशन भी आ सकते हैं, ऑन टू भी आ सकता है। ऑन टू का मतलब होता है अटैक करना, किसी के ऊपर जाना। तो हो सकता है कि जो हमारी कैट है वो किसी के ऊपर अटैक कर गई हो, दीवार के ऊपर अटैक कर गई हो, तो ऑन टू भी आ सकता है, ओवर भी आ सकता है। बट आई विल गो विद द किसके साथ, मैं जाऊँगा यहाँ पर ओवर के साथ। तो मैं लिखूँगा क्या, द कैट, ठीक है। मैं लिखूंगा द कैट जम्प्ड, द कैट हो गया, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे जम्प्ड ओवर द फेंस, ठीक है। ओवर द फेंस का मतलब हो गया कि फेंस के ऊपर से क्या हो गई, हमारी जो बिल्ली है वो कूद करके चली गई। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को भी करेक्ट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रोपोजिशन को यूज आप कर सकते हो, 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशन यहाँ पर आ सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू एन एडवर्ब। कह रहा है कि इसमें एडजेक्टिव को ना एडवर्ब के रूप में क्या करना है, आपको चेंज करना है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव इसमें है कहाँ। तो आप पढ़ो इसको, लिखा क्या है कि ही गेव अ मोडेस्ट आंसर। अब देखो आंसर क्या है, नाउन है। कैसे पता सर, क्योंकि आर्टिकल किसके लाया है, आंसर के लाया है, और जिसके लिए आर्टिकल आता है वो नाउन होता है। अच्छा, इस नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, मोडेस्ट। मोडेस्ट इसकी विशेषता बता रहा है ना, यानी कि यहाँ पर एडजेक्टिव हमारा क्या है, मोडेस्ट है। इसी मोडेस्ट को हमें क्या करना है, एडवर्ब में चेंज करके और सेंटेंस को लिखना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, हम अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन को एडवर्ब के फॉर्म में चेंज करके लिखना चाहें तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ही मोडेस्टली, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, ही मोडेस्टली आंसर, ठीक है, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन। अब ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ पर हमने जो हमारा क्या था, एडजेक्टिव था, उसको एडवर्ब में चेंज कर दिया और वो एडवर्ब क्या हो गया, मोडेस्टली बन गया, ठीक है ना। इसी तरीके से हमें इस सेंटेंस को चेंज करके लिख देना था। नेक्स्ट हम आते हैं अपने 10th नंबर के क्वेश्चन पर। हमारा 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। कह रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर वर्ब लिखा हुआ है ना, इसका हमें करेक्ट फॉर्म क्या करना है, यूज़ करना है और इसको हमें लिखना है। अब देखो अगर हम इसका करेक्ट फॉर्म यूज़ करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यूज्ड टू एक वर्ड है। अब देखो यूज्ड टू के बाद हमेशा जो भी वर्ब आता है ना, वो किस फॉर्म में आता है, तो वो आईएनजी के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। वर्ब में आईएनजी हमेशा जुड़ के आता है जब भी आप यूज टू की बात करते हो। तो जैसे आप बोलते हो ना कि आई वॉज यूज टू ऑफ स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग का यूज टू होना, तो वहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे यूज टू के बाद वर्ड आते हैं ना, वो हमेशा आईएनजी के साथ जुड़ के आते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी हमें आईएनजी जोड़ना होगा, और इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है ना, इट इज़ डिफ़िकल्ट, याद रखना, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। अच्छा, ये पीडीएफ ना मैं भेज दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं लिख रहा हूँ तो ये पीडीएफ मैं भेजूंगा नहीं, आपको मैं पीडीएफ भेज दूंगा, बस आप देख लेना इसको 2x पे लगा के, ठीक है ना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट यूज्ड टू, ठीक है, बाकी सब तो रहेगा ही ऐसे जैसा है, यूज्ड टू। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस यहाँ ईट का ईटिंग कर देना है, ठीक है ना। ईट का क्या कर देना है, ईटिंग, विद द, ठीक है, विथ द चॉप स्टिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, चॉप स्टिक्स। चलो, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को भी रीराइट कर सकते हैं। तो हमारे ये 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने रीराइट करा। आई होप एंड आई बिलीव के सारे सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपने ईडियम की तरफ और देखते हैं कि किस ईडियम का जो मतलब है वो क्या होता है। बट ईडियम, और चलो ईडियम पे ही चलते हैं ना, ईडियम पे जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको ईडियम का मतलब बता देता हूँ, और फिर जब मैं आपको ईडियम का मतलब बता दूंगा तो आप क्या कर लेना, उसका एक सेंटेंस बना लेना अपने हिसाब से, ठीक है। देखो ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पब्लिक कर देना, क्या कर देना, किसी चीज़ को पब्लिक कर देना, तो उस चीज़ को बोलते हैं ब्रिंग आउट, मतलब किसी चीज़ को उजागर कर देना एक तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पब्लिक कर देना, पब्लिक कर देना।
अब देखो गिव वे का मतलब क्या होता है, कोलैप्स हो जाना, ठीक है ना। गिव वे का मतलब क्या हो जाना, कोलैप्स हो जाना, तो याद रखना, ठीक है, कोलैप्स हो जाना। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, ये चीज़ होती है। गेट अलोंग का मतलब क्या होता है, तो गेट अलोंग का मतलब होता है, आप ध्यान रखना कि क्या होता है गेट अलोंग का, किसी स्थान से चले जाना, मतलब कि हो जाएगा। अगर मैं बताऊँ गेट अलोंग का मतलब क्या होता है कि टू लीव, ठीक है। और एक मिनट यार, स्पेलिंग मेरी कब सही होगी। टू लीव आप लिख सकते हो LEAVE, टू लीव अ प्लेस, मतलब किसी स्थान से चले जाना, एक तरीके से बोलना, उसी चीज़ को बोलते हैं क्या, गेट अलोंग। फिर हमारे पास क्या आता है, ब्रिंग अबाउट, ठीक है। अब ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के होने का कारण बनना, ठीक है। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बनने का कारण बन रहे हो, ठीक है ना। तो कॉज समथिंग टू हैपन, इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप एक तरीके से अगर यहाँ पर देखोगे तो आप लिख सकते हो कि कॉज बनना किसी चीज़ का, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, ब्रिंग अबाउट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ 5 फ्रेजल वर्ब थे जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखो अगर आपको मीनिंग पता है तो आप जनरल सी बात है कि आप इसके ऊपर सेंटेंस आप बना सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि एरर के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं। अब देखो यहाँ पर एरर के क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ही वॉकड 1.5 आवर्स। देखो ये जनरली हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, बट ये सही होता नहीं है। यहाँ पर सही क्या होगा, आप इसको जब सही करके लिखोगे तो आप इसको लिखोगे क्या, कि ही वॉकड, ठीक है, ही वॉकड एन ही वॉकड एन आवर, एक मिनट, ही वॉकड एन आवर एंड हाफ, ठीक है। अब जो ये सेंटेंस है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, पहले जो लिखा हुआ था वो गलत था। तो ही वॉकड 1.5 आवर गलत हो जाएगा, यहाँ पर होगा ही वॉकड एन आवर एंड हाफ, ठीक है ना, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू पिकअप क्वायरल। अब देखो पिकअप नहीं होता, यहाँ होता है पिक क्वायरल्स, ठीक है ना, झगड़े लेने के लिए रेडी रहता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, पिकअप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे ही इज़ ऑलवेज, ठीक है, ही इज़ ऑलवेज रेडी, ठीक है, READY, रेडी टू पिक। अब यहाँ से आपको अप हटाना पड़ेगा, पिकअप अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो केवल हो जाएगा पिक क्वायरल्स, ठीक है। अच्छा आपको यहाँ पर ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, वैसे ही आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा। पूछे कि अच्छा ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता, कितना ईजी सा एरर है बताओ। जो हमने 100 वर्ड वाली आपको दी थी ना, जो मैंने आपको 100 वर्ड वाली दी थी, तो आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर। अच्छा यहाँ पर ऑर्डर किसी चीज़ के लिए किया जा रहा है तो फॉर आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर एस नहीं आएगा, डिनर्स कुछ नहीं होता, डिनर होता है, ठीक है ना, डिनर्स कुछ नहीं होता, डिनर होता है। तो आई हैव ऑर्डर्ड, ठीक है, ORDERED, ऑर्डर्ड फॉर डिनर होगा, ठीक है ना, डिनर्स नहीं होगा। देखो मैंने भी गलती कर दी, आप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना डिनर्स, देखो ऑर्डर के साथ ना फॉर कई बार आता है कई बार नहीं आता, जनरली नहीं आता, लेकिन जब आप किसी चीज़ के ऑर्डर को बात करते हो तो वहाँ पर फॉर आ जाता है। तो यहाँ पर डिनर्स, मैं वापस से डिनर्स लिख दिया, डिनर होगा, डिनर्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। फिर हम आते हैं लेटस डिस्कस। देखो जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, लेटस का मतलब क्या होता है कि आप सजेशन दे रहे होते हो। तो ये क्या कर रहा है, लेट अस डिस्कस अबाउट। देखो डिस्कस के साथ तो अबाउट आता ही नहीं, पहला ही इरर है ये, बिल्कुल आसान सा इरर है। आप लिख सकते हो क्या, कि लेट अस डिस्कस, ठीक है, डिस्कस, अबाउट को हटा के डिस्कस द प्रॉब्लम या मैटर जो भी है, ठीक है ना, लेट अस डिस्कस द मैटर या प्रॉब्लम। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, सिंपल सा एरर है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि वन कैन नॉट, अच्छा यहाँ पर देखो वन का अपना पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, वंस होगा ना, वन का अपना पॉजेसिव प्रोनाउन वंस होगा। लेकिन इसने क्या लगा रखा है, इसने लगा रखा है ही, तो ये तो गलत होगा। और जब ये गलत होगा तो हम इसको सही करके कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको कुछ इस तरीके के, हम लिख सकते हैं कि वन कैन नॉट, ठीक है, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल। कल मैंने बताया था आपको टू के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव, तो केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो टू केयरफुल अबाउट वॉट वंस, वॉट
वंस सेज, ठीक है। यहाँ पर ही को हटाना था, क्यों? क्योंकि आगे वन है, इसलिए यहाँ पर हमें वंस लगाना था, तो हमने क्या किया, वंस लगा दिया। तो इस तरीके से आप 2024 के जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन थे, चाहे वो एरर के क्वेश्चन थे, वो हमने देख लिए। जो हमारे फ्रेजल वर्ब थे, मैंने उस सभी के मीनिंग्स आपको बता दिए। इसके अलावा जो हमारे रीराइट वाले सेंटेंसेस थे, वो भी मैंने आपको बता दिए। तो 2024 का जो हमारा ग्रामर था, वो कहीं ना कहीं इस लेक्चर के मैंने क्या किया है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैंने कंबाइन कर दिया है, आपको बता दिया है। तो कहीं ना कहीं जब आप पेपर देने जाओगे अब CAPF 2026 का, तो अगर आप चाहते हो एक रिवाइज़ करना इस चीज़ को, तो आप 2x पे लगा के 15 मिनट के अंदर आप ये वीडियो रिवाइज़ कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में 2023 के PYQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।